Hello students, this is Swapnali ma'am. In this biology class, we are going to discuss harmful effects of solid waste, then necessity of solid waste management and the principles of solid waste management. From the lesson Environmental Management for class 9 standard. In the previous class, we have discussed the categories of solid waste, that is biodegradable waste and non-biodegradable waste, as well as we have studied about the classification of solid waste depending on the sources, into the domestic waste, then industrial waste, electronic waste, biomedical waste, etc. So in this class, we are going to discuss about the harmful effects of solid waste and is there any necessity of solid waste management, as well as the principles of solid waste management. So let us start with the first point, that is harmful effects of solid waste. सो सॉलिड वेस्ट जो है, अगर हम कुछ ऐसे पिक्चर जो है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 पे जो पिक्चर दिया है, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट जो है, या हम उसको कह सकते हैं कि गार्बेज जो है, तो उसका अगर जो इमेज या पिक्चर हम देखते हैं कि जो कि कौन से भी एरिया में, कौन से भी रीजन में स्प्रेड हुआ है, उसका प्रॉपर जो डिकम्पोजिशन है या उसका प्रॉपर डिस्पोजल अगर नहीं किया जाता है, तो उस रीजन का पिक्चर जो है वह अगर हम कंपेयर करते हैं कि जो एरिया क्लीन है उसके साथ, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो भी सॉलिड वेस्ट का डिपोजिशन होता है कौन से भी रीजन में, तो ये क्या कर सकता है, वहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी नेचुरल वहाँ का इन्वायरमेंट है, या जो भी नेचुरल ब्यूटी हम कह सकते हैं उस रीजन की, तो उसके ऊपर इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है. सो द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज इट शोज हार्मफुल इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स उस रीजन में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलते हैं, लाइक उसको हम कह सकते हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट रीजन, पर्टिकुलर रीजन का, तो उस रीजन की वो क्या है, बायो डाइवर्सिटी है. कुछ स्पेसीज जो एनिमल स्पेसीज है, प्लांट स्पेसीज है, जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स है जो उस रीजन के पर्टिकुलर रीजन में वहाँ पे वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो वो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी है. सो सॉलिड वेस्ट जो है उसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है बायोडाइवर्सिटी पे, यानी कि कौन सा तो ग्रुप, अगर कौन सा ग्रुप रेजिस्टेंस दिखाता है जो केमिकल वेस्ट है उसके अगेंस्ट, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे ऑर्गेनिजम्स के जो क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से, इसका हार्मफुल इफेक्ट होने की वजह से उनका जो नंबर है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है. तो इट शोज हार्मफुल इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. देन नेक्स्ट वन इज बैड ओडर ऑफ वेस्ट. ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जिसमें अगर जो रिमेनिंग फूड है, तो उसका फूड का स्पॉयलेज अगर होता है, तो उसका जो स्मेल या उसकी जो ओडर होती है, तो वो बहुत ही बैड ओडर होती है. लाइक जो फूड आइटम्स अगर, या रोटी या राइस, कौन सा भी फूड आइटम या जो भी रिमेनिंग फूड है, वो अगर वैसे ही रहता है, उसमें स्पॉयलेज होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, तो उसका जो स्मेल है वो बहुत ही बैड होता है. उसका जो ओडर है, ये बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फंगल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ इन दैट फूड्स, उसका जो स्मेल है वो क्या होगा, बैड ओडर उससे फॉर्म होगा. और इसकी वजह से ये जो सॉलिड वेस्ट है, तो इसका अगर डिपोजिशन अगर हम देखते हैं, ये तो हमने सिर्फ जो हम कहते हैं कि हाउस होल्ड या डोमेस्टिक वेस्ट में जो रिमेनिंग फूड है उसकी स्मेल इतनी अगर बैड होती है, तो जहाँ पे ये ऐसे सॉलिड वेस्ट जो है उसको उस रीजन में अगर हम वैसे स्प्रेड करते हैं, उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है या उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है, तो उस रीजन का जो भी वहाँ पे जो भी एयर होगी
या जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ का, तो उसमें क्या होता है, बैड ओडर हमें वहाँ पे फील होता है। देन द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। अगर कुछ ऐसे मटेरियल्स है उस वेस्ट में, अगर सॉलिड वेस्ट में प्रेजेंट है जिसकी वजह से टॉक्सिक गैसेस का प्रोडक्शन होता है, तो ये भी हार्मफुल है वहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए। द नेक्स्ट वन इज डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो ये हम अभी जैसे डिस्कस किया है कि जो पिक्चर जहाँ पे गार्बेज जो है वो स्प्रेड हुआ है, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं क्लीन एरिया से, तो यहाँ पे हमें देख के समझ में आता है कि जहाँ पे ये गार्बेज या सॉलिड वेस्ट का डिपोजिशन होता है, तो वहाँ की जो भी नेचुरल ब्यूटी है उसका डिग्रेडेशन इस सॉलिड वेस्ट की वजह से होता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस हमने डिस्कस किए थे कि जहाँ पे सॉलिड वेस्ट का जो हार्मफुल इफेक्ट है, ये हमें इन 3 जो हम कह सकते हैं रिसोर्सेस है, इनके ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है, लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर। तो बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है। तो जो भी मटेरियल्स है जैसे कि बैड ओडर जो है या प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस है, तो ये जो है ये क्या कहता है, एयर को पोल्यूट करता है। देन वाटर पोल्यूशन में जो कि केमिकल मिक्स्ड जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट होता है, उसको अगर हम नेचुरल रिजर्वायर्स में अगर हम मिक्स करते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है। एंड सॉइल पोल्यूशन यानी कि सॉलिड वेस्ट जो है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है, उसको अगर हम सॉइल में वैसे ही अगर हम रिलीज कर देते हैं तो उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। एंड देन स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस। तो जहाँ पे बैक्टीरियल, फंगल या वायरल ग्रोथ होती है या फिर प्रोटोजोन्स है उनकी अगर ग्रोथ होती है, तो ये क्या करते हैं, डिसीज, जो पैथोजेंस है वो क्या करेंगे, डिसीज कॉज कर सकते हैं। यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं होता है तो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है, जिसकी वजह से अगर पैथोजेंस की ग्रोथ होती है, तो ये पैथोजन डिसीज को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कंटामिनेटेड जो फूड है, कंटामिनेटेड वाटर हम कह सकते हैं। कुछ ऐसे डिसीजेस है जो कि एयरबॉर्न डिसीजेस है, तो इनका जो स्प्रेडिंग होता है वो बिकॉज ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये हमें इसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो चार्ट है वो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने पॉइंट्स देखे कि जिसमें हमें कुछ ऐसे हार्मफुल इफेक्ट जो है वो सॉलिड वेस्ट के हमें इन्वायरमेंट पे, हमारे सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, ह्यूमंस पे इसके इफेक्ट जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमने इतने सारे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है वो इफ़ेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, तो इसके बाद इसका जो सोल्यूशन है या इसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, तो इसकी नेसेसिटी है। तो ये नेसेसिटी हमें क्यों, या ये क्यों करना ज़रूरी है, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट क्यों नेसेसरी है। तो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसकी नेसेसिटी या ये नेसेसरी है बिकॉज इट प्रिवेंट environmental pollution and to keep the surrounding clean। अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो प्रिवेंट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, एज वेल एज वी कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट टू जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो हम प्रोसेस करते हैं इन मटेरियल्स पे जो सॉलिड वेस्ट है, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है, और जो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी है जो इस चार्ट में अभी हम देखने वाले, इंसिनरेशन और जो पायरोलिसिस की प्रोसेस है, तो इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स के ऊपर ऐसे प्रोसेसेस किए जाते हैं। जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, तो इसमें बर्निंग किया जाता है उन वेस्ट मटेरियल का, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और इससे कुछ एनर्जी के जो फॉर्म्स है वो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें मिल सकती है।
Then the next point is to reduce the strain on natural resources through treatment of solid waste. सॉलिड वेस्ट जो है उसको अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, हम कह सकते हैं बायो रेमेडिएशन की भी प्रोसेस है, फाइटो रेमेडिएशन की प्रोसेस है, मीन्स सेपरेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरियल स्पेसिस, तो उसको हम बायो रेमेडिएशन कहेंगे. और बायो रेमेडिएशन में ही और एक टाइप जो आता है उसी का पार्ट है फाइटो रेमेडिएशन, जिसमें जो टॉक्सिक मटेरियल्स है उनको सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट स्पेसिस. तो ये जो प्रोसेसेस है उनको हम यूज़ करके ये जो नेचुरल रिजर्वायर्स में है, नेचुरल रिसोर्सेस में जो भी हम रिलीज़ करते हैं, तो सॉलिड वेस्ट को या जो भी केमिकल मिक्स्ड वहाँ पे इफ्लुएंट है या स्लज है, तो उसको अगर हम ट्रीटमेंट करके अगर उसको नेचुरल रिजर्वायर्स में अगर हम रिलीज़ करते हैं, तो इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो भी स्ट्रेस है वो क्या हो सकता है, लेस हो सकता है. देन टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस इट इज़ नेसेसरी टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट. ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें क्या करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है. सो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि कुछ साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट की ये प्रोसेसेस है. फर्स्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है इसमें वो है सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट. अगर हम वेस्ट मटेरियल्स को सेपरेट करेंगे, उनका कैटेगराइजेशन करेंगे, यानी कि हम उनका सेपरेशन करते हैं, तब हम उसके ऊपर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसके लिए वो हम कर सकते हैं. लाइक जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो उससे कंपोस्टिंग या फर्टिलाइजर्स जो है मैन्यूर्स का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं. जो वेस्ट मटेरियल्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल्स है या कुछ जो डोमेस्टिक वेस्ट में ही अगर कुछ मेटल्स या ग्लास की शीट ग्लास है, तो इस पे कुछ प्रोसेसेस करके हम उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं. तो इसकी वजह से सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की. द नेक्स्ट वन इज कंपोस्टिंग. सो विद द हेल्प ऑफ सम decomposers we can decompose the biodegradable waste by natural process, and there is a formation of compost, and it is very useful to the crop, and it also provides all types of nutrients to the plants. So as compared to chemical fertilizer, जो compost है उसका यूज जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसकी वजह से जो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते हैं, ये ह्यूमस जो है वो ऐड करते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, एज वेल एज इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी सॉइल की इंक्रीज़ हो जाती है. और पोल्यूशन जो है वो 0% पोल्यूशन हम कह सकते हैं कंपोस्ट की वजह से होता है. तो इसमें कंपोस्टिंग जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हम उसका कन्वर्जन हम कंपोस्ट में कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ सेफ लैंडफिल साइट्स. तो हमने ये देखा है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है तो डिग करके सॉइल में डिग करके उसको हम पीट का फॉर्मेशन करते हैं, उस पर ये जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको हम क्या करते हैं वहाँ पे उस पीठ में डालेंगे, और उसके बाद उससे क्या होगा, जो फॉर्मेशन होता है गैसेस का या फिर जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो भी वहाँ पे गार्बेज जो है डिग्रेडेड होता है, तो कुछ पार्ट अगर वहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है तो उसको हम एज अ कंपोस्ट वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं. देन वर्मी कंपोस्टिंग, ये भी एक इको फ्रेंडली मेथड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो जिसमें अर्थवर्म को यूज़ किया जाता है. वर्मी कंपोस्टिंग मीन्स, तो अर्थवर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. सो इसमें जो अर्थवर्म हम यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से इनकी जो बरोइंग हैबिट है या फिर जो डिग्रेड करते हैं वेस्ट मटेरियल को, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सॉइल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ ये और भी कुछ इनके जो हैबिट्स है इसकी वजह से ये हमारे लिए यूज़फुल है. देन इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
इसमें लैंडफिल मेथड यूज़ की जाती है। इसमें जो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स का इसमें फॉर्मेशन किया जाता है लैंडफिल मेथड से, और उसमें ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको ट्रीट करके हम क्या करते हैं उसमें वो हम मटेरियल्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से और कुछ यूज़फुल मटेरियल्स हमें उसमें से मिल सकते हैं। देन पायरोलिसिस की जो प्रोसेस है, पायरोलिसिस मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल बायोगैस एंड बायो इलेक्ट्रिसिटी। तो पायरोलिसिस में ये थर्मोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन किया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एज पायरोलिसिस। सो ऐसे वेस्ट मटेरियल से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। देन द लास्ट वन इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स इंसिनरेशन। सो इंसिनरेशन और पायरोलिसिस लिटिल बिट इसमें डिफरेंस है। जैसे कि इंसिनरेशन मीन्स जो वेस्ट मटेरियल है उसको बर्न किया जाता है प्रॉपरली डिजाइंड फर्नेस में अंडर सुटेबल टेम्परेचर to reduce the weight and volume of the solid waste material. So all these are the some methods which are used for solid waste management. So solid waste management के लिए जो भी वेस्ट जनरेट होता है तो पहले तो हमें उस वेस्ट को या उस गार्बेज को हमें क्या करना है, उसका जो प्रोडक्शन है, देखिए जैसे हम जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं तो उसमें अगर हम जो प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी है वो अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उस प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी के वजह से जो भी मटेरियल्स एज अ बाय प्रोडक्ट्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं तो उनका प्रोडक्शन हम क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम यानी कि लेस हो जाएगा। एंड रिड्यूसिंग गार्बेज प्रोडक्शन बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि कुछ बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं फॉर अदर प्रॉपर पर्पजेस। और कुछ ऐसे मटेरियल्स है लाइक पेपर एंड ग्लास, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसका अगर हम जो गार्बेज है उसको अगर पहले से हम रिड्यूस करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं या फिर रीयूज़ कर सकते हैं, तो वैसे वेस्ट मटेरियल को हमें इन 3 मंत्रास में क्या करना है, उसको यूज़ करना है। और इसकी वजह से जितना हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल को उतना हमें मिनिमाइज़ करना है, ताकि इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हम क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। Then the next part of this lecture is 7 principles of solid waste management. 7 प्रिंसिपल्स जो स्टार्ट होते हैं 7 मतलब जो स्टार्ट होते हैं आर से। सो इसमें 7 जो प्रिंसिपल्स है वो है रीयूज, सेकेंड वन इज रिफ्यूज, देन थर्ड वन इज रिसाइकल, फोर्थ वन इज रीथिंक, फिफ्थ वन इज रिड्यूस, सिक्स्थ वन इज रिसर्च एंड सेवंथ वन इज रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। सो ये 7 प्रिंसिपल्स है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो हमें करना ही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस भी है, बट पहले हमें इन 7 प्रिंसिपल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं? रीयूज मीन्स व्हाट? सो रीयूज का मीनिंग होता है कि आफ्टर यूज मटेरियल्स शुड बी रीयूज्ड फॉर सम अदर प्रॉपर पर्पजेस। जो मटेरियल आपने पहले यूज़ किया है तो उसको हम कुछ अदर पर्पजेस के लिए, प्रॉपर अदर पर्पजेस के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, रीयूज़। यानी कि अगर प्लास्टिक बॉटल या कंटेनर है उसमें अगर आप कुछ मटेरियल लाते हैं मार्केट से तो वो हम कंटेनर जो है वो क्या कर सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं। अदर फूड पार्टिकल्स या जो भी है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें फिल करके रख सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो है रीयूज़ की। देन रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ यानी कि हमें ऐसे चीज़ों को, ऐसे आर्टिकल्स को क्या करना है, रिफ्यूज़ करना है जो आर्टिकल्स नॉन डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल से बने हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड थर्मोकोल। तो इस चीज़ों से अगर आर्टिकल्स बनते हैं तो ऐसे आर्टिकल्स को हमें क्या करना है,
रिफ्यूज़ करना है, क्योंकि प्लास्टिक या फिर थर्माकोल जो है तो उसको अगर हम डिग्रेड करते हैं नेचुरल प्रोसेस से तो इसका जो ड्यूरेशन है वो इन्फिनाइट ड्यूरेशन है। इसकी वजह से ऐसे मटेरियल्स को हमें क्या करना है, रिफ्यूज़ करना है। द नेक्स्ट वन इज रिसाइकल। Recycle means production of useful articles by recycling solid waste. For example, paper and glass can be recycled. जो यूज़ किए हुए पेपर्स है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और उससे हम और डिफरेंट जो पेजेस है, जैसे कि हमें जो नोटबुक्स है, रफ नोटबुक्स हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो ये यूज़ किए गए पेपर से फॉर्म हो सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हमें रिसाइकल करना है। देन नेक्स्ट वन इज रीथिंक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से 7 प्रिंसिपल में, कि रीथिंकिंग आवर हैबिट्स, एक्टिविटीज एंड देयर कंसिक्वेंसेस इन कनेक्शन विद द यूज ऑफ वेरियस आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज। ये जो भी सॉलिड वेस्ट का जो भी प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी हैबिट्स है उसके ऊपर अगर हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो इसकी वजह से ये जो सॉलिड वेस्ट है वो बहुत लेस हो सकता है, उसका प्रोडक्शन हम कम कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जो यूज़ ऑफ टिश्यू पेपर्स है, अगर हम हैंकचिफ यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिश्यू पेपर्स, तो उसकी वजह से भी ये हम एक हैबिट है जो हम क्या कर सकते हैं, अपनी चेंज कर सकते हैं। देन यूज़ ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज। अवॉइड यूज एंड थ्रो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स लाइक पेन्स, कैंड कोल्ड ड्रिंक्स, टेट्रा पैक्स शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइड। जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं लाइक रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स, देन आइसक्रीम्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा, we should put it into the dustbin only and avoid littering। तो ये कुछ ऐसे कुछ हैबिट्स है जो हैबिट्स हमें क्या करने हैं, उसके ऊपर हमें सोचना है, रीथिंकिंग करना है, और इन एक्टिविटीज़ को हमें क्या करना है, ऐसे एक्टिविटीज़ है जो कि इस जो इन्वायरमेंट के ऊपर इसका अगर इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट होता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, तो उसको हमें क्या करना है, ऐसे एक्टिविटीज़ को हमें कम करना है, ऐसे हैबिट्स हमें चेंज करने हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू अवॉइड देयर वेस्टेज। जो रिसोर्सेस है, कौन से भी टाइप का हम रिसोर्सेस में बोल सकते हैं, तो उन रिसोर्सेस को हमें क्या करना है, उनका वेस्टेज जो है वो अवॉइड करना है। एंड ओल्ड मटेरियल शुड बी रीयूज्ड। One thing should be shared by many and use and throw type of object should be avoided। इसको हमें कम करना है, क्योंकि ऐसे रिसोर्सेस को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उसका क्या होता है, वेस्टेज होता है, तो उसको हमें लेस करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। दैन ओल्ड मटेरियल जो है उसको हमें रीयूज़ करना है। एंड वन थिंग हम शेयर अगर कर सकते हैं विथ अदर पीपल्स तो उसको हमें शेयर करना है। एंड यूज़ एंड थ्रो के जो यूज़ एंड थ्रो टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट्स है तो उसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट वन इज रिसर्च। सो कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू रीयूज ऑफ मटेरियल्स दैट आर टेम्पररीली आउट ऑफ यूज़। जो मटेरियल जैसे कि टेम्पररीली आउट ऑफ यूज़ है तो उनके ऊपर हमें सोचना है, रिसर्च करना है कि ऐसे मटेरियल्स को हम कहाँ पे रीयूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से सिंपल से एग्जांपल है, जैसे कि जो प्लास्टिक बैग्स है उनको तो हमें अवॉइड करना है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लॉथ बैग्स और बैग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड साड़ीज़, बेडशीट्स एंड कर्टन्स, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जैसे जो भी हम कह सकते हैं ओल्ड या पुराने ऐसे बेडशीट्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं, साड़ीज़ होते हैं, तो इससे हम बैग हम उसके जो बना के हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। एंड देन लास्ट वन इज़ रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। जो भी लॉज एंड रूल्स जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो उनको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। एज वेल एज इसके साथ साथ हमें क्या करना है, लोगों को मोटिवेट करना है
और ये जो चीज़ें या ये जो भी हैबिट्स है या जो भी प्रिंसिपल 7 प्रिंसिपल्स है, ये अगर हमें पता है इसका इफ़ेक्ट हमें पता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको कम करने के लिए लोगों में क्या करना है, हमें अवेयरनेस लाना है। सो ये जो है ये 7 प्रिंसिपल्स है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। देन द नेक्स्ट वन इज़ फॉलो द 3R मंत्रा। मीन्स 3R मंत्रा, रिसाइकल, सबसे पहले तो रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, देन रिसाइकल। दिस इज़ द 3 मंत्रा। ये 3 मंत्रा जो है ये हमें फॉलो करना है। रिड्यूसिंग द वेस्ट, रीयूज़ ऑफ वेस्ट एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है और इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें और एक चीज़ है कि जो कंट्री मीन्स अमेरिका जो है, तो अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट एंड जापान हैज़ डेवलप्ड द प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड्स, पेपर एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम बनाना पीलिंग्स। सो ऐसे आप कुछ प्रोजेक्ट जो है वो अपने रीजन में कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हम कुछ मटेरियल्स तो फॉर्म कर सकते हैं, बट इन वेस्ट मटेरियल को हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो हमें फर्स्ट एड जो है वो डिज़ास्टर विक्टिम को कैसे फर्स्ट एड हमें प्रोवाइड करना है। देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टुडेज होमवर्क इज़ what are the 7 principles of solid waste management? Explain each principle in 2 to 3 sentences.